मोहन और सीमा बहुत परेशान थे क्योंकि शादी के 10 साल होने के बाद भी वो माँ बाप नहीं बन पाए थे। मोहन मजदूरी करता था और उसी से घर चलता था। सीमा ने माता रानी का व्रत रखा और फिर उसका सपना पूरा हुआ। मोहन और सीमा को एक बेटा हुआ और उसका नाम मोनू रखा। देखो जी, हमारा बेटा कितना खूबसूरत है। वो तो होगा ही, मुझ पर जो गया है। वो दोनों बहुत खुश हैं। मोहन एक दिन काम से लौटते वक्त मोनू के लिए एक लॉकेट खरीद कर लाया। लॉकेट में मोहन, सीमा और मोनू की प्यारी छवि है। उसने घर लौटने के बाद वो लॉकेट मोनू के गले में पहना दिया और बोला, ये लॉकेट हमारी निशानी है, ये जीवन भर मोनू के पास रहेगा। वो तो ठीक है, पर ये इतना बदमाश है कि पूछो मत, सोता ही नहीं है। अरे सीमा, तुम उसको लोरी सुनाओ ना। लोरी सुनकर सारे बच्चे सो जाते हैं। सीमा लोरी सुनाना शुरू करती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। मुन्ना करे तमाशा। ऐसे ही दिन भी बीतते रहे। मोनू थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन मोनू ने मेले में घूमने जाने की जिद पकड़ ली। दुर्गा माँ के मंडप के पास मेला लगा था। महेश और सीमा मोनू को मेले में लेकर गए, मगर तभी दुर्घटना घटी। मेले में अचानक से आग लग गई। अरे बाप रे, मेले में आग लग गई है, भागो, अरे भागो। सीमा भागो, आग लग गई है। आप मोनू को छोड़िएगा मत। तभी इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे और फिर वही हुआ जिसका डर था। मोहन से मोनू का हाथ छूट जाता है। मोनू वहीं गिर जाता है। माँ, पापा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने शोर में सीमा और मोहन मोनू को सुन नहीं पाए। ढेर से दूर जाकर वो मोनू को ढूंढने लगे। अरे मोनू कहाँ गया? मोनू, आपने मेरे मोनू का हाथ छोड़ दिया। अरे इतनी भीड़ में कब और क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। ढूंढो उसे। मोनू, मोनू, मेरा मोनू। दोनों ने मिलकर मोनू को बहुत ढूंढा मगर मोनू नहीं मिला। मोहन और सीमा रोते हुए घर चले आए। इतनी मुश्किल से दोनों को संतान प्राप्ति हुई थी। घर में खुशी आई थी, लेकिन आज सारी खुशी खत्म हो गई। सीमा ने रोते हुए कहा, हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, आज मेले में क्यों गए हम? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे मेरा मोनू वापस चाहिए। मुझे मेरा मोनू ला दो, मेरा मोनू ला दो मुझे। ठीक है सीमा, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मोनू को ढूंढ कर ही लाऊंगा। ये बोलकर मोहन घर से निकल गया और रास्ते में इधर उधर मोनू को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते मोहन को समय का कोई ध्यान नहीं रहा। शाम को थका हारा वो घर आया। सीमा रो रही थी। मोहन को देखकर वो बोली, क्या हुआ जी, मेरा मोनू कहीं मिला? नहीं सीमा, मैंने सब जगह ढूंढा पर मोनू कहीं भी नहीं मिला। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ। मेरा मोनू मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा मोनू वापस आएगा। आज ये वचन देता हूँ, मैं मोनू को तुम्हारी गोद में ला कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। अगले दिन से मोहन बस मोनू को ढूंढता रहा और सीमा घर पर रोती रही। कुछ दिन बीत गए। काम पर ना जाने की वजह से मोहन का काम भी चला गया और घर पर रो रो कर सीमा पागल सी हो गई। कुछ दिन बाद घर का सारा राशन खत्म हो गया। तब दोनों को मालूम हुआ कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर खाना ही ना मिले तो वो मोनू को ढूंढेंगे कैसे? ये सोचकर दोनों ने अमीरों के घर नौकरी शुरू की। उन घरों में मोहन घर की साफ सफाई करने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम करता रहा और सरला उन घरों में खाना बनाने लगी। काम के बाद बचे हुए समय में मोनू की खोज में दोनों बस इधर उधर भागते रहे। देखना सीमा, मोनू एक दिन जरूर मिलेगा। बस उसे एक बार देख लो इन आंखों से, मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ। ऐसे ही 25 साल बीत गए मगर मोनू अभी तक नहीं मिला। इतने दिनों में मोहन और सीमा बहुत सारे घरों में काम कर चुके हैं। एक दिन दोनों को खबर मिली कि शहर में एक अभिषेक नाम का आदमी आया है। उसकी उम्र तो बस 30 साल है मगर उसके पास पैसे बहुत हैं और उसको 2 काम करने वालों की जरूरत है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है।
मोहन और सीमा उसके पास जाते हैं। मालिक, हमें ये काम दे दीजिए मालिक। हमें काम की बहुत जरूरत है। हाँ, तुम दोनों काम कर पाओगे क्या? इतनी उम्र जो हो गई है। अभिषेक की पत्नी का नाम ऋतु है। ऋतु वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी किसी काम के नहीं, भगा दो इन दोनों को। नहीं नहीं मालकिन, हम बिना कुछ कहे काम करेंगे, बस हमें इस काम के लिए रख लीजिए। ठीक है, रख तो लेंगे, मगर काम के वक्त थोड़ा सा भी नखरा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहन और सीमा को काम मिल जाता है और दोनों काम पर लग जाते हैं। मोहन घर साफ करता है और सीमा खाना बनाने में लग जाती है। ए बुड्ढे, उधर ठीक से साफ नहीं हुआ, ठीक से साफ कर चल। जी मालकिन, अभी करता हूँ। अरे ठीक से कर, ये वाला कोना क्या तेरा बाप साफ करेगा? मोहन चुपचाप सुनता रहता है और काम करता रहता है। उधर सीमा खाना बना लेती है। अभिषेक और ऋतु दोनों खाने के लिए बैठते हैं। सीमा दोनों को खाना देती है और चुपचाप पास में खड़ी रहती है। अभिषेक पहला निवाला लेता है और कहीं खो जाता है। अरे ये क्या? क्या हुआ अभिषेक? क्या हुआ मालिक? खाना अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, ये स्वाद बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। जाना पहचाना? ये कैसे हो सकता है? सीमा ने तो पहली बार खाना बनाया है इस घर में। हाँ वो बात तो है, पता नहीं, ये मेरा भ्रम हो सकता है। दोनों खाना खा लेते हैं, लेकिन तभी मोहन गलती से कांच का बर्तन जमीन पर गिरा देता है और वो टूट जाता है। ऋतु बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया इस बूढ़े ने, इतना महंगा बर्तन तोड़ दिया। माफ करना मालकिन, गलती हो गई। गलती? इस घर में गलती की कोई माफी नहीं है। तभी अभिषेक एक छड़ी लाता है और मोहन को मारने लगता है। सीमा भाग कर आती है और अभिषेक के पैर पकड़ लेती है। माफ कर दीजिए मालिक, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। लो बहाना शुरू, मैंने तभी बोला था कि इन दोनों को निकाल दो, अब भुगतो। आप मुझे मारिए मालिक, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ तुझे भी मारूंगी, मार खाने का बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे। ऋतु तभी एक छड़ी लाती है और सीमा को मारने लगती है। दोनों चिल्लाते हैं। मारने के बाद अभिषेक और ऋतु अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में सीमा और मोहन रसोई में सो रहे होते हैं। तभी वो सुनते हैं कि रात को अभिषेक अपने कमरे में चिल्ला रहा है। माँ, मुझे ले चल माँ। मालिक ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी सीमा अभिषेक के कमरे के बाहर जाकर मालकिन पुकारती है। तभी ऋतु दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या हुआ इतनी रात को? मालिक चिल्ला रहे हैं, सुनकर रह नहीं पाई। अभिषेक को बीमारी है, उसको कभी कभी नींद नहीं आती, तब वो ऐसे चिल्लाता है। मैं कोशिश करके देखूं, तू क्या करेगी? लोरी सुनाऊंगी, लोरी से सभी सो जाते हैं। सीमा अभिषेक के पास जाती है और लोरी सुनाती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। अभिषेक तुरंत सो जाता है। ऋतु को आश्चर्य होता है, लेकिन सुबह अभिषेक ऑफिस के लिए निकलता है। उसके ऑफिस में आज एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए वो हड़बड़ी में घर से निकलता है और बिना इधर उधर देखे रास्ता पार करता है। पर तभी रास्ते में गाड़ी आकर उसे धक्का मार देती है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। ऋतु, सीमा और मोहन दौड़कर उसके पास जाते हैं। तीनों मिलकर अभिषेक को उठाने की कोशिश करते हैं और तभी मोहन और सीमा देखते हैं कि अभिषेक के गले में एक लॉकेट है। ये वही लॉकेट है जिसे मोहन ने मोनू के गले में पहनाया था। मोहन और सीमा उस लॉकेट को देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये लॉकेट मालिक के पास कैसे आया? ये लॉकेट तो अभिषेक के पास बचपन से है, वो अनाथ है, किसी मेले में खो गया था। अभिषेक से ही सुना है मैंने। मेले में आग लगने के कारण दौड़ते हुए वो गिर गया था और उसके पापा से उसका हाथ छूट गया था। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद जब वो मेले के पास बैठकर रो रहा था, तब किसी अनाथ आश्रम के मालिक ने उसे देखा और उसे अपने साथ लेकर गए। अभिषेक ने अनाथ आश्रम में रहकर ही पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने बाहर चला गया। बचपन से ये लॉकेट उसके पास है। ये सुनकर मोहन और सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में ये वही लॉकेट है जो मोहन ने मोनू के गले में पहनाया था।
अभिषेक असल में उनका मोनू है। वो तुरंत मोनू को उठाकर दुर्गा माँ के मंदिर में ले जाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, मेरा बच्चा 25 साल पहले खो गया था। इतना ढूंढने के बाद आज वो मिला है हमें। उसको फिर से हमसे अलग मत करना माँ। तभी दुर्गा माँ प्रकट होती है और अभिषेक यानी मोनू को ठीक कर देती है। मोनू को सब कुछ पता चलता है और फिर वो सब समझ जाता है कि क्यों सीमा का बनाया हुआ खाना जाना पहचाना लग रहा था, क्यों सीमा की लोरी सुनकर वो सो गया था। वो मोहन और सीमा पर किए गए अत्याचार की भी माफी मांगता है। माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने आप दोनों पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। चुप कर बेटा, माँ बाप से कोई माफी मांगता है क्या? ये बोलकर मोहन और सीमा अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। ऋतु भी माफी मांगती है। अंत में सभी एक साथ हो जाते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सुलेखा की शादी रायपुर में सुभाष के साथ 4 साल पहले हुई थी। सुभाष बहुत ही अड़ियल स्वभाव का था। सुभाष हर वक्त सुलेखा को ताने मारता कि 4 साल की शादी में अभी तक एक भी बच्चा उसने पैदा नहीं किया। सुलेखा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन सुभाष सुलेखा को छोड़कर चला गया। सुलेखा को पता चला कि सुभाष दूसरी शादी करके किसी और के साथ रहने लगा है। सुलेखा को कुछ समझ नहीं आया कि इतना बड़ा दुख लेकर वो अपनी माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ पहले ही बीमार रहती थी। पर सुलेखा के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी माँ के घर चली जाती है। सुलेखा बेटी, तू अचानक क्या हुआ और दामाद जी नहीं आए? माँ, वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। सुलेखा रोने लगती है। उसका दुख देखकर जानकी सदमे में रहने लगती है। सुलेखा को 1-2 दिन ही आए हुए होते हैं। अचानक एक दिन काम करते हुए सुलेखा बेहोश हो जाती है। जानकी बराबर में रहने वाले हकीम को बुलाती है। आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ये पेट से है। क्या हकीम जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है? सुलेखा, तू माँ बनने वाली है बेटी। माँ, मैं क्या करूं? मेरा जीवन एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। मुझे अब इस बच्चे के लिए खुद जिम्मेदारी संभालनी है। एक गर्भवती माँ का प्यार मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा। सुलेखा के साथ जो भी गलत हुआ था वो उसको दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुलेखा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उसे काम करने में तकलीफ तो होती थी, पर उसे बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद सुलेखा एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर सुलेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटे के जन्म से मानो उसे जीने का सहारा मिल जाता है, पर सुलेखा की माँ उम्र और बीमारी के चलते बेटी का साथ नहीं निभा पाती। सुलेखा की माँ का देहांत हो जाता है। सुलेखा माँ के बिना अधूरी हो गई थी। सुलेखा ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो बेटे सुमित को भी काम पर साथ ही लेकर जाती। एक दिन, सुलेखा, तुम ये छोटे बच्चे के साथ काम पर आती हो, सारा ध्यान तो तुम्हारा इसकी देखभाल में ही लगा रहता है। ऐसे तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए। मुन्ना रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लाऊंगी। सुलेखा बेटे को लेकर दूध लेने चली जाती है। भैया, थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मुफ्त में तो मैं तुझे दूध नहीं दूंगा। हाँ, एक काम कर, वो जो दूध के बड़े डिब्बे रखे हैं ना, हाँ, वो सारे डिब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। सुलेखा सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे सुमित को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी एक माँ ने अपना साहस नहीं खोया था। एक रात जब सुलेखा अपनी झुग्गी में सो रही होती है। अरे उठो उठो, सब बस्ती में आग लग गई है, झुग्गियों से बाहर आओ सब। अरे जल्दी उठो। सुलेखा
सुलेखा, ओ बेटी सुलेखा, जल्दी से बाहर आ, झुग्गियों में आग लग गई है। अरे ये आग कैसे लगी? मैं कैसे झुग्गी से बाहर निकलूं? अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे जाऊं इस झुग्गी से बाहर? दरवाजे पर तो आग है। ये चादर लपेट देती हूँ मुन्ना को। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुलेखा जैसे तैसे सुमित को बचाते हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है। तभी एक जली लकड़ी सुलेखा के मुंह पर गिर जाती है। सुलेखा अपनी परवाह किए बिना सुमित को झुग्गी से बाहर सुरक्षित ले आती है, पर सुलेखा का मुंह एक तरफ से आग की वजह से जल जाता है। सुलेखा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे का इलाज करवा पाए, इसलिए उसका चेहरा देखने में भद्दा हो जाता है। पर सुलेखा इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटे की जान बचाई और भगवान की कृपा से उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिन बीतने लगते हैं। अब सुमित स्कूल जाने लगा था और सुलेखा चाहती थी कि सुमित पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा आदमी बने, इसलिए वो दिन रात मजदूरी करके मेहनत करती रहती थी। एक दिन, अरे राजू आजा। रुक, मैं अभी अपनी कॉपी लेकर आया, तब तक तू कमरे में बैठ। नहीं सुमित, तू मुझे कॉपी यहीं दे दे। मैं अंदर नहीं आ रहा। वो तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। अच्छा ठीक है राजू। अरे सुमित, तुम्हारा दोस्त राजू आया था, पर घर के अंदर क्यों नहीं आया? वो आपके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबराता है। सिर्फ वही नहीं, मेरे सारे दोस्त आपका इतना खराब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर आने के लिए हाँ नहीं बोलता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती माँ। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी माँ क्यों लिखी है। लोगों की माँ बहुत ही सुंदर होती है, पर मेरी माँ बदसूरत क्यों है? सुमित गुस्से में कमरे से चला जाता है। सुलेखा रोने लगती है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती। समय ने अपनी चाल पकड़ी और सुलेखा की मेहनत से सुमित बड़ा होकर पढ़ लिखकर एक ऑफिस में नौकरी पर लग गया। सुलेखा को लगा कि शायद अब उसकी किस्मत के दिन पलटने वाले हैं। सुमित की नौकरी लग गई है और अब वो घर का खर्च भी उठाएगा और सुलेखा को आराम मिलेगा और वो बेटे का सुख भोग पाएगी। सुमित अपने ऑफिस की लड़की राशि, जिससे वो प्यार करता था, शादी कर लेता है। सुलेखा बेटे की खुशी की खातिर कुछ नहीं बोलती। एक दिन सुमित ऑफिस के काम से बाहर गया होता है। राशि अपनी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाती है। माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ लंच पर आ रही हैं। आप प्लीज उनके सामने अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर बिल्कुल मत आना, वरना मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक काम करो, आप अपना मुंह ढक लो, जिससे कि मेरी सहेलियों को आपका चेहरा नजर नहीं आएगा। आप जल्दी से सारा लंच बनाकर रख दो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मेरी सहेलियाँ आने ही वाली होंगी। बेचारी सुलेखा कुछ नहीं बोलती और उदास मन से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। दोपहर में राशि की सहेलियां लंच पर आती हैं और खाना खाने बैठती हैं। तभी सुलेखा वहां सब्जी का कटोरा लेकर आती है और वो जैसे ही एक लड़की को सब्जी देने लगती है। ये कौन है राशि? अरे ये मेरी नौकरानी है। अच्छा, तो खाना इन्होंने बनाया है? बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। अपने आप को राशि के मुंह से नौकरानी सुनकर सुलेखा घबरा जाती है और उसके हाथ से सब्जी लड़की के कपड़ों पर गिर जाती है। लड़की सुलेखा का मुंह देख लेती है और डर जाती है। उसकी चीख निकल जाती है। वो कहती है, कितना बदसूरत चेहरा, मुझे नहीं खाना इनके हाथ का खाना। फ्रेंड्स, आपने इनका चेहरा देखा है? अगर देखोगे तो 10 दिन तक सो नहीं पाओगे। अरे ऐसे कैसे तुम लोग जा सकती हो? खाना तो पूरा खाकर जाओ। नहीं नहीं, हमें अब भूख नहीं है। हम लोग अब चलते हैं। करा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरी सहेलियों के सामने आपसे कितनी बार कहा था मैंने कि अपना ये मनहूस चेहरा मेरी सहेलियों के सामने बिल्कुल मत लाना, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। आने दो सुमित को, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। सुमित के आने के बाद राशि तरह तरह की बातें बनाकर सुलेखा के खिलाफ उसे भड़काती है। सुमित, अब मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रह सकती। अगर तुमने अलग रहने का फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। माँ, हम और अब आपके साथ नहीं रह सकते। हमारा भी अपना जीवन है, हमारा भी अपना अलग परिवार बनेगा। जब हमारे बच्चे होंगे और आपका ये बदसूरत चेहरा देखेंगे तो शायद वो भी शर्मिंदा होंगे। इसलिए यही सही रहेगा कि हम आपसे दूर हो जाएं। मैं राशि को लेकर जा रहा हूँ, हम आज से अलग रहेंगे। पर सुमित बेटा,
मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो जीवन ही तुमसे है बेटा। मेरी तो हर सुबह हर शाम तुम्हें देखकर ही होती है। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुमित सुलेखा की बात को नहीं मानता और राशि के साथ अलग घर में रहने चला जाता है। सुलेखा सुमित के जाने से बहुत दुखी हो जाती है। सुमित के बिना जीवन काटना सुलेखा के लिए एक सजा थी। एक सुमित ही तो था जो उसके जीने की आस था। सुमित के जाने के दुख से सुलेखा बीमार रहने लगी। उधर सुमित राशि के साथ दूसरे घर में रहने लगता है। एक दिन सुमित ऑफिस में होता है, तभी उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उसके मुंह से माँ शब्द निकलता है। माँ, बहुत दर्द, माँ। सुलेखा सुमित के गम में बेहोशी की हालत में उसे याद कर रही थी। पड़ोस की श्यामा मौसी उसके साथ बैठी थी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बेटे ने मुझे पुकारा हो, जैसे वो किसी तकलीफ में हो। मैं आ रही हूँ मेरे बेटे, तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ सुलेखा? अरे ये तो बेहोशी की हालत में हो रही है और तेज बुखार भी है। लगता है इसे अस्पताल ले जाना होगा। श्यामा मौसी कुछ लोगों की मदद से सुलेखा को अस्पताल ले जाती हैं। वहाँ डॉक्टर सुलेखा का चेकअप करता है। तभी एक नर्स वहाँ आती है। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है। कोई मिस्टर सुमित है, उनकी वाइफ मिसेस राशि उनके साथ है। मेरा बच्चा सुमित? डॉक्टर, पहले आप उन्हें देखो, मेरी चिंता मत करो। डॉक्टर सुमित को देखने लगता है। वो राशि से कहता है, देखिए, हमें जल्दी ही एक हार्ट की जरूरत है। इनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। अगर इनका हार्ट नहीं बदला गया तो इनकी जान भी जा सकती है। राशि रोने लगती है। सुलेखा उसे रोता हुआ देख लेती है। वो नर्स से कहकर राशि को अपने पास बुलाती है। राशि, रो मत बहू, मेरे होते हुए मेरे बच्चे पर आंच भी नहीं आ सकती। तुम चिंता मत करो। माँ जी, कहाँ से नया दिल मिलेगा? कौन देगा इतनी जल्दी? अगर सुमित को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी माँ जी। राशि रोते हुए सुमित के पास चली जाती है। सुमित की तबीयत का सुनकर सुलेखा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी सांस फूलने लगती है। वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मुझे पता है मैं अब नहीं बचूंगी। आप मेरा एक काम करना, मेरा ये दिल मेरे बच्चे को दे दो। मेरे सुमित को बचा लो डॉक्टर, मेरे सुमित को बचा लो। सुमित को होश आ जाता है। डॉक्टर उसे कहता है, ओह गुड मिस्टर सुमित, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? सुमित, अब आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने कहा है आपको कुछ ही दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। राशि, मुझे किसने बचाया? मुझे बताओ। मेरी जिंदगी पर उनका बहुत बड़ा एहसान है। सुमित, जब आपको अस्पताल लाया गया उस वक्त आपकी माँ भी अस्पताल में थी। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने जब आपके बारे में सुना, आज जो दिल आपके अंदर धड़क रहा है वो आपकी माँ जी का है। माँ, इतना बड़ा बलिदान मुझ पापी के लिए क्यों माँ, क्यों? मुझे माफी मांगने का हक भी नहीं दिया माँ। मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। सुमित बेटा, तुम अपनी माँ के बलिदानों का कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकते। तुम अपनी माँ के जिस चेहरे को बदसूरत कहते थे, उस चेहरे पर जले का निशान बचपन में तुम्हें आग से बचाते हुए सुलेखा को मिला था। वो खुद आग की चपेट में आ गई थी, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। सुमित श्यामा मौसी की बात सुनकर बहुत रोता है। राशि भी अपने किए पर बहुत दुखी थी। सुमित गंगा घाट पर माँ की अस्थियों को प्रवाहित करता है और हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। सुलेखा ने एक बात ये साबित कर दी थी कि एक माँ का कर्ज बच्चे आजीवन नहीं चुका सकते।